ए नॉन फ्रॉड केस, देखिए DRC 01 के 60 डेज के अंदर अगर टैक्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पे कर दिया, तो मैंने सेक्शन लिखे हुए यहाँ पर, तो आप देख लेंगे वहां, तो नो पेनल्टी निल है। उसके बियॉन्ड करेंगे तो 10% ऑफ टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर। फ्रॉड केस 1A और एनी टाइम, 1A से पहले निल है और नहीं तो 15%। 1 से तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज के इस सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो नया आया है 74A डिस्कस करेंगे, डिमांड एंड रिकवरी का। और यूट्यूब के ऑडियंस को एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप लाइव डिस्कशन में हमारा ये पार्ट होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फोन नंबर पे आप कॉल कीजिए, हम आपको उसके डिटेल बताएंगे। और जिसको जीएसटी का कोर्स सीखना है, जीएसटी लिटिगेशन कोर्स, और बहुत अच्छा इन डेप्थ सीखना है, तो यूट्यूब में हमने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आप वहां पर सब्सक्राइब के अलावा एक ज्वाइन का भी बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो डिटेल मिलेगा। अब आइए डिस्कशन करते हैं। बजट 2024, फाइनेंस बिल 2024, 23 जुलाई 2024 में एक नया सेक्शन लेके आ रहे हैं, सेक्शन 74A, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक बार शेयरिंग का बटन ऑन करता हूं और आपको वो डॉक्यूमेंट दिखलाता हूं। और ये जो पीडीएफ का डॉक्यूमेंट है taxbykk.com से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर हमने कई सारे अमेंडमेंट आपके साथ, 2 अमेंडमेंट बेसिकली कर चुके हैं, 128A और सेक्शन 16, जिसका अलग अलग वीडियोस हम लोग यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अब कर रहे हैं 74A। 74A के बाद हम लोग बाकी सेक्शंस के जो अमेंडमेंट है वो करेंगे। ये रहा 74। अरे कितना लोग। 74A शुरू करने से पहले आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, उसके बाद पेज नंबर 10 में है, इसको याद रखेंगे। और हम लोग सीधे पेज नंबर 1 में पहुंच गए। यहाँ मुझे एक बात बताइए, 73 एंड 74, इसमें कौन सी नोटिस इशू होती है? शोकॉज कम डिमांड नोटिस। शोकॉज नोटिस कम डिमांड नोटिस। कम डिमांड नोटिस का मतलब क्या होता है कि शोकॉज नोटिस में अमाउंट भी बताएगा, आपका वॉयलेशन भी बताएगा, इस सेक्शन का वॉयलेशन है, इस सेक्शन के वॉयलेशन के कारण आपको इतना अमाउंट का टैक्स देना पड़ेगा। करेक्ट है। 73 नॉन फ्रॉड केस के लिए है और 74 फ्रॉड केसेस। नॉन फ्रॉड का अगर केस है, अब जब वो शोकॉज कम डिमांड नोटिस में लिखता है कि आपका ये सेक्शन का वॉयलेशन है क्योंकि आपने 2A वर्सेस 3B का डिफरेंस है या 1 वर्सेस 3B का डिफरेंस है, तो अफसर नोटिस इशू करने से पहले ये सोचेगा, ये एनालिसिस करेगा और शोकॉज नोटिस में लिखेगा ये फ्रॉड का केस है या नॉन फ्रॉड का केस है। अगर नॉन फ्रॉड का केस है तो कितने महीने के अंदर ऑर्डर पास कर सकता है? ऑर्डर की टाइम लिमिट जल्दी बताइए। 3 years, sir. 3 years ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। करेक्ट है। और नोटिस आने का टाइम पीरियड क्या है? 6 months. 3 months. महीने पहले, यानी कि 2 years 9 months। अगर ये टाइम पीरियड का कंप्लायंस नहीं होता है तो क्या होगा? इनवैलिड प्रोसीडिंग। नोटिस 2 years 9 month में नहीं सर्व हुआ तो क्या होगा? Void ab initio. तो ये टाइम बार्ड हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। 3 साल के अंदर ऑर्डर पास नहीं हुआ तो टाइम बार्ड हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइएगा, लास्ट मोमेंट पे नोटिस इशू करता है अफसर, तो कितने महीने मिलेगा उसको एडजुडिकेशन करने के लिए? 3 months. 3 मंथ। इसका मतलब ये भी हो गया, आप सोच के देखिए, लास्ट मोमेंट पे उसने एडजुडिकेशन नोटिस आपको सर्व कर दिया, आपको कितना मिनिमम टाइम जवाब देने के लिए? 3 months. नहीं, आप जवाब देने के लिए कितने महीने टाइम देगा? 1 month. 30 days मिनिमम, इतना देना ही पड़ेगा आपको। 30 days. Yes. अब 30 दिन में जवाब मिल गया, अब उसके पास कितना टाइम बचे? 2 months. कितने बार एडजुडिकेशन देना उसको, इसको चाहिए? एडजुडिकेशन कितनी बार? 3 बार एडजुडिकेशन। अब आप सोच के देखिए, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं? अगर लास्ट Yes. मोमेंट शुरू करता है तो उसके पास वो क्या करेगा, वो आपका बिना जवाब पढ़े हुए, बिना एनालिसिस किए हुए, बिना स्पीकिंग ऑर्डर के आपका ऑर्डर पास कर देता है। यस सर। क्यों? क्योंकि इसके पास एक फाइल नहीं है। मान लीजिए इसके पास 100 फाइल है, तो 100 फाइल में अगर 60 दिन को डिवाइड कर दीजिए तो हर फाइल में कितने दिन मिले? तो बहुत कम टाइम मिला। और आपको 30 दिन में आपको भी जवाब देना है, तो आपके पास भी कम समय है। फ्रॉड के केसेस में आते हैं, फ्रॉड के केस में ऑर्डर पास करने का लास्ट डेट क्या है? 5 years. 5 years from the due date of annual return. फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइनल। और नोटिस 6 months. 6 months. 2 years, यानी कि सॉरी 4 years 6। यहाँ पर टाइम पीरियड उसको कितना मिला? 6 months. 3 महीने। मिनिमम 30 दिन आपको देगा ही देगा, तो बेसिकली एडजुडिकेशन करने का टाइम कितना मिला? 5 महीने। 5. और अगर ये टाइम लिमिट को कंप्लाई नहीं करता है तो ये टाइम बार्ड हो जाएगा और नोटिस क्वैश हो जाएगा। करेक्ट है। मुझे एक बात बताइए,
अगर ये टाइम इस केस में 73 के केस में मान लीजिए आपको सेक्शन 73 का नोटिस आया, सेक्शन 73 का नोटिस आया, उसमें कहा टैक्स 10 लाख, इंटरेस्ट 2 लाख, पेनल्टी 2 लाख, और ये टाइम बार्ड हो गया, सरकार को क्या नुकसान हुआ? रेवेन्यू लॉस। टैक्स भी गया, इंटरेस्ट भी गया, पेनल्टी भी गया। 14 लाख का चुना। इंटरेस्ट और पेनल्टी तो गया, टैक्स भी गया, यहाँ भी यही होगा। यस। अब गवर्नमेंट ने एक सेक्शन लेके आई 74A, इसमें देखिए क्या क्या लिखा है, और आपको याद होगा। अच्छा 74A में क्या लिखा, बोला 74A में नोटिस इशू वो कर सकता है जब फ्रॉड हो या नॉन फ्रॉड, नॉट फ्रॉड। कितने महीने के अंदर नोटिस इशू कर सकता है? 42 मंथ्स, 3 इयर्स 6 मंथ, 3 साल 6 महीने के अंदर नोटिस आपको उसको सर्व करना है, करेक्ट है, चाहे फ्रॉड हो या फ्रॉड नहीं हो। इसमें ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट क्या दे दिया? 12 मंथ्स। कहां से? From the date of issue of notice. फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस है ये। Yes. और क्या ये टाइम पीरियड बढ़ सकता है? जी sir. With the Yes, approval of commissioner or joint commissioner, not because the rank of commissioner or यस, ज्वाइंट कमिश्नर या उसके ऊपर वाले पे ये टाइम लिमिट बढ़ सकता है, करेक्ट है। yes. मुझे एक बात बताइए, इसको 74A को नोटिस इशू करने का 42 मंथ, 3 इयर 6 मंथ, 73 में नोटिस इशू करने का क्या टाइम था? 36। 2 years 9 months. 2 years, इयर्स 9 9 months. मंथ, यानी कि 31 मंथ था, करेक्ट है। 31 month. यहाँ टाइम लिमिट क्या था? नहीं 33 month होगा सर। कितना? 33 month. 33 मंथ्स, 24 + 9 33, ठीक है। यहाँ पर टाइम लिमिट क्या था? So notice for months about 54 मंथ्स order. फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, करेक्ट है। हम्म, यहाँ अब इन्होंने कह दिया फ्रॉड, नॉन फ्रॉड हो या फ्रॉड का केस है, हम आपके लिए कितना कर रहे हैं? 42 months. 42 मंथ, और इफेक्टिवली 3 साल 6 महीने आ गए। अब ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट क्या हो गया? 12 months from फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। इसका फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न है या 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस है? Service of एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हाँ हैं। कोई बात नहीं, तो वही होगा सर। From service of notice, sir. issue of notice. इसको एक बार हटा, इशुएंस ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस। आप समझिए इस चीज को, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। अब आप देखिए, मान लीजिए, अच्छा ये 74A शुरू कब से हो रहा है? ये 1st April 2024. 24। 24-25 से है ना। ये शुरू कब से हो रहा है? 24-25, पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। अब आप समझिए कितना अच्छा ये नियम है। तो 24-25, 25-26, 26, 27, 28, 29, 29, 30। अब 24-25 का लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ये होगा 31 दिसंबर 2025। इसमें हम लोग को जोड़ना है कितना? 3 इयर्स, 1, 2, 3 इयर्स 6 मंथ। सर उसमें 27, 28 24, 25, 25, 26, 27, 27, 27, 28। ओके ओके, ये 27, 28, 28, 29, 29, 30, ठीक है। अब 30 दिसंबर 2025, इसमें 3 साल, और यहाँ मैं जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा? रुकिए, 30 जून सर। 3 महीने, 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने, 30 जून 2029। 30 जून 2000। 2029. अब अगर मैं मान के चलता हूं कि उसने लास्ट मोमेंट पे नोटिस इशू किया है, लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर, तो यहाँ से 12 महीने, 9 + 3, यानी कि 30 जून 2030 तक। 30 जून नहीं होगा, 30 सितंबर होगा। क्या चीज? 6 माना तो दिसंबर से गिनना पड़ेगा सर। हाँ ठीक है 30 June. 3, बराबर है। 12, 12, 12, ठीक है ठीक है 36 और 6, 3, ठीक तो है। ये मार्च के ठीक है हिसाब से चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है मार्च के हिसाब से चल रहा है। ओके ओके, तो 30 जून 2029। अब 12 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, यानी कि अगर यहाँ नोटिस आया तो यहाँ से 12 महीने, तो 30 जून 2030, और 6 महीने का एक्सटेंशन ले लिया तो लास्ट डेट क्या हो जाएगा? दिसंबर 31। 31 दिसंबर 2030 हो जाएगा, करेक्ट है। तो देखिए कितना। अब मुझे एक बात बताइए, ऑफिसर के एंगल से, ऑफिसर के एंगल से, अगर कोई नोटिस वो लास्ट मोमेंट पे इशू करता है, उसको मिनिमम टाइम अब इस 74A में कितना देना पड़ेगा उसको? मिनिमम टाइम 12 मंथ्स। नहीं, टू रिप्लाई द नोटिस। मान लीजिए शोकॉज नोटिस यहाँ इशू किया 74A में, तो मिनिमम टाइम उसको कितना देना पड़ेगा? 1 month। 60 डेज है इसमें 60 डेज है 74A में, 60 डेज है। तो 60 डेज यानी कि 2 महीने दे दिया। उसके बाद आप एडजुडिकेशन ले लिए 1-2 बार। मान लीजिए पहला ही नोटिस आया, बोला नहीं टाइम नहीं है, 60 दिन और 1 महीने का टाइम दो, ये 2 महीने का टाइम। 60 डेज के टाइम के बाद भी उसके बाद 10 महीने बचे हुए हैं। मान लीजिए वो एडजॉर्न करवा लेता आपका, बोला नहीं एडजॉर्न कीजिए सर, टाइम नहीं है,
और 3 महीना में एडजॉर्नमेंट में निकाल देते हैं आप, तो 7 महीने फिर भी है उसके पास। हेलो, यस सर 6 महीने एडजॉर्नमेंट में निकाल देते तो भी उसके पास टाइम है ना, 4 महीने। उसके बावजूद उसके पास 6 महीने और हैं, 6 मंथ और है एक्सटेंशन के लिए। अब क्या अफसर, बड़े अफसर को ये कह सकता है सर वी डिड नॉट हैव टाइम टू राइट द स्पीकिंग ऑर्डर, हमने कुछ भी लिख दिया, कुछ पॉसिबल है? नो। अब ये एक्सक्यूज तो नहीं चलेगा ना। उसके बाद सफिशिएंट टाइम है, आपके पास भी सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि ये जो 12 + 6 18 महीने हैं, ये सिर्फ अफसर के लिए नहीं है, आपके लिए भी। एडजॉर्नमेंट तो आप भी लेंगे, तो ऑर्डर पास करने का जो टाइम 18 महीने है, ये आपका भी टाइम इसमें इंक्लूडेड है। क्या कहते हैं आप? एडजॉर्नमेंट के लिए 3 टाइम मिलेगा ना, 3 बार मिलेगा ना 3 बार एडजॉर्नमेंट मिलेगा आपको। उसके ऊपर डिपेंड करता है, देना है नहीं देना है। नहीं देना है, लेकिन उसके पास 18 महीने एक्सक्यूज थोड़ी है कि मेरे पास टाइम नहीं है। पहले अफसर क्या बोलता था? सर अफसर टाइम ही नहीं है, ऑर्डर पास करना, लास्ट डेट आ गया, बोलता था या नहीं बोलता था? जी सर। तो ये 18 महीने सिर्फ अफसर का नहीं है, आपका भी। तो अगर कोई कहता है कि 12 महीने बहुत ज्यादा हो गया ऑर्डर पास करने के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उस 12 और प्लस 6 महीने में आपका भी वक्त इसमें इंक्लूडेड है। करेक्ट है, 60 डेज तो आपका इंक्लूडेड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जी सर। ओके, दूसरी बात, एक बात और समझिए, मानिए लास्ट मोमेंट पे नहीं, 60 डेज का नोटिस कहाँ दिया है? 60 डेज का, क्या चीज? 60 डेज का नोटिस नहीं अभी रिप्लाई टू रिप्लाई, तो 60 पहले डेज 30 दिन रिप्लाई, का अभी 74 में है कि कौशिक जी बोलिए। उस 74 में 60 डेज का नोटिस है क्या नाम है? यस 60 डेज है। चलिए अब आगे करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप वो आपको नोटिस यहीं इशू कर देता है, यहीं पर नोटिस इशू कर देता है, तो 42 मंथ्स का कंप्लायंस हो गया। हेलो, इसके बाद यहां से फिर से 12 महीने शुरू होंगे। नोटिस तो 15 तारीख को भी इशू कर सकता है, 17 को भी इशू कर सकता है, 18 को भी शुरू कर सकता है, 19 को भी इशू कर सकता है, कोई भी डेट। तो 12 महीने 15 से शुरू होंगे, 17 से शुरू होंगे, 18 से शुरू होंगे, 19 से शुरू होंगे। करेक्ट है। अब अफसर के पास मान लीजिए 100-150 फाइल है एडजुडिकेट करने के लिए, वो 100-150 फाइल को जो एडजुडिकेट करना, उसका डिफरेंट टाइम पीरियड। देखिए, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस इन 100 फाइल के लिए तो 30 जून 2029 ही रहेगा, हाँ या ना? यस। लेकिन इन 100 फाइल में नोटिस डिफरेंट डेट्स में इश्यू हो सकता है, हर एक टैक्स पेयर्स के लिए, किसी का यहां, किसी का यहां, किसी का यहां। करेक्ट है? हेलो, सबका डिमांड होना, सबका अलग अलग होगा, तो सभी का ऑर्डर पास करने का लास्ट डेट भी 12 महीने से फ्रॉम द डेट सर्विस ऑफ नोटिस सबका अलग अलग होगा। यस और नो? यस। तो अब अफसर के पास एक जो लोड एक ही टाइम पीरियड पे पड़ जाता था, 3 महीने के अंदर पूरा 100 का 100 फाइल का ऑर्डर पास करना, वो उससे बचेगा वो। हेलो, डिफरेंट डेट हो रहा है। अब क्या होगा कि ये पूरा 100 फाइल का जो लोड है डिफरेंट डेट्स में आएगा। करेक्ट। और आने वाले समय में हमने ये भी बता दिया कि नोटिस की संख्या कम होगी, क्योंकि 1 वर्सेस 3B ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, 2A वर्सेस 3B ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। जो भी नोटिस आ रहा होगा आने वाले समय में, वो ऑडिट के केसेस के ही होंगे ज्यादातर। ऑडिट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में खत्म होंगे, ऑडिट डिपार्टमेंट वाला नोटिस इशू करेगा, या तो आप टैक्स पे करके खत्म करेंगे, या फिर आपके जुरिडिक्शन ऑफिसर के पास वो शो कॉज नोटिस पहुंच जाएगा। करेक्ट है? हेलो, यस सर। अब आप देखिए हो क्या रहा है। मान लीजिए आपको एक नोटिस 15 तारीख को यहां आया। देखिए मैं जो पूछना चाह रहा हूं, आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा, तुरंत जवाब देने की सोच समझ के। आपको 15 तारीख का नोटिस यहां आया, 15 दिसंबर 2026, ठीक बात। अब ये, अच्छा एक बात बताइए, ऑडिट शुरू कब होना? 24-25 से 74A आया है ना, ऑडिट कब शुरू हो? ऑडिट के लिए टाइम लिमिट नहीं है सर। मैं समझ गया टाइम लिमिट। क्या 24 में यहीं पर आके ऑडिट करना शुरू कर देगा क्या ये? नहीं सर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। आफ्टर फाइलिंग एनुअल एक काम करता हूँ, 23, 24, 22, 23 यहाँ पर ऑडिट का नोटिस आ गया कि हम ऑडिट करना चाह रहे हैं पुराने सालों का, या यहाँ पर ऑडिट का नोटिस आया 24-25 में कि हम इसके पिछले 3 साल का ऑडिट करना चाह रहे हैं, तो ये इस पीरियड का भी तो ऑडिट कर देगा वो, कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। हाँ जी, उसका नहीं करते जब तक करंट, जब जो ईयर में नोटिस देते हैं उस ईयर का नहीं करते, कि उसका रिटर्न एनुअल रिटर्न पेंडिंग रहता है। ऐसा है? मुझे लगता तो नहीं है सर ऐसा होता है, जो करंट ईयर का नहीं करते, जिस ईयर में इशू किया है नोटिस। ये स्पेसिफिक होता है। सर ये स्टेट यस सर। सर स्टेट में सिर्फ एक साल का ऑडिट होता है, कंबाइंड मोर देन 1 ईयर इज नॉट हैपनिंग हियर। अच्छा चलिए, हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जब तक एनुअल रिटर्न का टाइम लिमिट चला नहीं जाता तब तक ऑडिट नहीं करेंगे। फाइन सर। चलिए, तो यहाँ पर 25-26 में ऑडिट का नोटिस आ गया एनुअल रिटर्न के बाद, और इस पीरियड का ऑडिट कर, वो नोटिस यहाँ पर इशू कर दिया मान लीजिए, बहुत बड़ा, और ऑडिट करने का टाइम लिमिट से 2 या 3 दिन है, बहुत बड़ा लास्ट फॉर्म में तो 10 दिन है। करेक्ट है ना? तो इस पीरियड में जनवरी, फरवरी, मार्च में आप ऑडिट के नोटिस का इंतजार कीजिए। फिर जब के नोटिस आने वाले हैं इस पीरियड में, जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 में। आज आप सोच के देखिए, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 19, 20 तक का सारा नोटिस आ चुका है, कोई दिक्कत? 20-21 तक आ गया, 20-21 तक का भी आ गया। खत्म ही हो जैसे गया। जैसे टाइम पीरियड
एक्सपायर होने लेवल लगेगा वो नोटिस खत्म। और 17-18 का तो 31 अगस्त 2025 है लास्ट डेट। क्या लास्ट डेट है? 31 अगस्त 2024 है ना? करेक्ट सर, करेक्ट। 74 में खत्म हो जाएगा इसका। खैर इन एनी केस मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं वो समझिए, मैं जो पूछना चाह रहा हूं, आपको एक नोटिस आ गया यहाँ पर 15 दिसंबर 2026। सर शायद 17-18 का 31 अगस्त 2024 नहीं है, 74 शायद। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। तो 5 अगस्त 2024। नहीं 5 अगस्त भी नहीं, थोड़ा ज्यादा लंबा हाँ पीरियड। 5 अगस्त के आसपास ही। 5 अगस्त 2024 है सर। 5 डीआरसी अगस्त 2024 है ना? जी सर, जी सर। एक बार देख लें। 7 के लिए 5 फरवरी 25 है। 74। ये देखिए 3, 5, 7 अगस्त 2024 और 18-19 का 30 जून 2025। तो ये भी खत्म होने वाला है। 74 खत्म 17-18। जिसको नोटिस आना था आ गया। अब 27 जुलाई चल रहा है और 15-20 दिन में ये खत्म है। करेक्ट है? आइए अब आइए कहाँ थे हम? अब मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो बताइएगा। आपको नोटिस यहाँ आया 15 दिसंबर 2026। उसको एडजुडिकेशन करना था कितने महीने के अंदर? अरे बताइए। 12 महीने। दिसंबर 2026 को अगर नोटिस आया आपको, किस सेक्शन में आया होगा नोटिस? 74A में। क्यों आया 74A में? क्योंकि 24-25 का केस है। 73-74 तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा सारा। तो 74A में नोटिस आ रहा है। 74A में नोटिस आ रहा है तो 12 महीने के अंदर एडजुडिकेशन कंप्लीट। मतलब हाँ एडजुडिकेशन उसने 60 दिन के अंदर आपने रिप्लाई कर दिया, सब कुछ कर दिया और आपको ऑर्डर आ गया। और इसमें इशू क्या था? 1 वर्सेस 3। डिपार्टमेंट को बाद में जब ऑर्डर पास कर दिया तो पता लगा कि आपका तो फेक इनवॉइस का भी केस है। क्या दोबारा से शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है? हाँ वो इम्पोर्टेंट हो सकता है सर। वो पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। हाँ ग्राउंड अलग है। 42 मंथ्स का टाइम है। वो दोबारा नोटिस इशू कर देगा फिर से 12 महीने और 6 महीना और ले ही लेगा सर। अलग से ले लेगा। एडजॉर्नमेंट ज्यादा लेंगे तो 6 महीना ले लेगा। आप उसका 6 महीना आपके एडजॉर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर उसके काम के प्रेशर के ऊपर डिपेंड। सर और क्या कारण हो इसका अच्छा इससे पहले क्या मल्टीपल शो कॉज नोटिस आ रहे थे? सर इससे एक पहले केस सर, एक केस में मुझे मिला। एक केस में आपको मिला लेकिन ग्राउंड्स अलग होंगे ना। हाँ ग्राउंड्स अलग। तो अफसर के पास इतना टाइम ही नहीं है मल्टीपल शो कॉज नोटिस देने का। तो एक शो कॉज नोटिस आएगा 15 दिसंबर को, दूसरा शो कॉज नोटिस आता है 16 दिसंबर को, तीसरा आता है किसी और डेट को। पॉसिबल है, दे कैन इन ग्राउंड्स अलग हो। करेक्ट है? ऐसा भी हो सकता है कि 24-25 में 1 वर्सेस 3 भी आया, 25-26 में भी एक और नोटिस आ गया 1 वर्सेस 3 भी। पॉसिबल है या नहीं? ये 1 वर्सेस 3 भी का तो हर साल नहीं होता, लेकिन एक बात समझते हैं, क्या चीज बार बार पॉसिबल है? बार बार नोटिस किस चीज में पॉसिबल है बताएगा? सेम ईयर सेम इशू, आप लड़ते जा रहे हैं, सेम ईयर सेम। HSN क्लासिफिकेशन आप कह रहे हैं 5%, डिपार्टमेंट कह रहा है 12%। आप बोले हम लड़ेंगे, यहाँ भी 5%, यहाँ भी डिपार्टमेंट कहता है 12%। आप कहते हैं हम अभी भी लड़ेंगे क्योंकि आपका ये वाला केस पहुंच गया मान लिया अपलेट अथॉरिटी में, ये वाला केस भी आप अपलेट अथॉरिटी में, मतलब ऑर्डर हो गया अपलेट अथॉरिटी, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। 5%, 12%, 5%, और आप हर साल लड़ते जा रहे हैं 32-33 साल। यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट में ये 24-25 का केस पेंडिंग है। पॉसिबल है या नहीं? हाँ हो सकता है। तो आप लड़े जा रहे हैं तो हर साल वो शो कॉज नोटिस इशू करता रहेगा। करेक्ट है? या फिर एक बनाई दे कि बार बार शो कॉज नोटिस, वही ग्राउंड लिखो, वही सब कुछ करो। ऐसा करते हैं कि 24-25 का तो हमने नोटिस इशू कर दिया, 25-26 तक आने वाले सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट इशू करते रहे। समरी हेलो हाँ या ना? शो कॉज तो देना ही पड़ेगा ना सर। हाँ शो कॉज ही होगा, लेकिन उसमें लिख देंगे 74A में कि ऐसा करेंगे सब्सिक्वेंट ईयर में अगर ग्राउंड सेम हो तो हम एक स्टेटमेंट देके छोड़ देंगे। कर सकते हैं सर। कर सकता है, अभी भी है TRC 02, पहले भी था अब भी। ठीक है अब आइए, अब मुझे एक बात बताइए, 42 मंथ्स, 12 मंथ्स, 60 डेज, 6 मंथ एक्स्ट्रा, इसमें फ्रॉड या नॉन फ्रॉड सब में ये यूनिफॉर्म है? यस सर, यस सर। तो 42 मंथ, 60 डेज, 12 मंथ, 6 मंथ एक्सटेंशन, अगर यही टाइमलाइन हो 42, 60, 12 और 6, 60 डेज, मंथ मंथ मंथ, फ्रॉड या नॉन फ्रॉड, फ्रॉड या नॉट फ्रॉड? सर फिर ये 42 मंथ 60 डेज के बाद उसको पीरियड कम हो जाएगा ऑर्डर पास करने के लिए। क्या फिर चीज? 12 months 42 डेज, फिर 42 मंथ्स 42 मंथ्स है, फिर 60 डेज का रिप्लाई है अपना। हाँ। फिर ये 2 महीना उसको कम हो जाएगा ऑर्डर पास करने के लिए। नहीं वो तो कैलकुलेशन के लिए ना, लेकिन उसका 12 मंथ्स तो यहीं से काउंट होगा। हाँ ठीक उसके लिए आपको बोल रहा है। अच्छा फिर उसके बाद 10 महीना। हाँ 10। फिर 6 महीने का एक्सटेंशन। तो मैंने ये कहा था ये 12 महीने 6 महीने में आपका भी टाइम इंक्लूडेड है। हाँ सही है। ठीक है अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये टाइम लिमिट के लिए 73, 74 में टाइम लिमिट अलग अलग थे? तो हम लोग अपील में जाते थे कि सर ये फ्रॉड का केस नहीं है। करेक्ट है? हाँ बराबर। आप 73 में लेके आइए। हाँ उसमें टाइम चला जाता था। और जैसे ही 74 से 73 आता था हम कहते थे टाइम बार्ड है, खत्म कीजिए केस को, क्वैश कीजिए। अब क्या फ्रॉड नॉन फ्रॉड के डिफरेंस को हाईलाइट करना
कंपलसरी है, मैंडेटरी? डिपेंडिंग अपॉन द पेनल्टी। नहीं, अभी टाइम लिमिट के लिए बताइए। टाइम लिमिट के लिए तो कोई बात ही नहीं बचा सर। आप टाइम लिमिट में अपील में इस पॉइंट पे नहीं जा सकते कि क्वैश कीजिए कि सर टाइम बार्ड हो गया, 74 से 73 आ गया तो टाइम बार्ड नहीं होगा। हाँ। अब 74A में इन्होंने क्या किया, बोला ठीक है, फ्रॉड नॉन फ्रॉड का डेफिनेशन आज भी इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर लेवाई ऑफ पेनाल्टी। हेलो, 73 74 में पेनल्टी कितनी थी? 10% ऑफ टैक्स ड्यू और ₹10,000 whichever is higher, यही था। 74 में पेनल्टी कितनी थी? 15%, 25%, 50% और 100%। इसमें भी ये तो था ही, इसमें भी 100%, फिर ये कंसेशन दिया गया था, करेक्ट है? यहां भी इतना ही पेनल्टी है, लेकिन फिर कंसेशन है, निल भी है, या तो निल है या फिर इतना अमाउंट है, यही था ना। 74A में दिखलाता हूं मैं, पहले 73 74 का पेनल्टी अच्छी तरह से आपको समझा। पहले 73 74 का पेनल्टी ये रहा। अगर आप DRC 01 के नोटिस, ये 73 बता रहा हूं, अगर आप DRC 73 में का DRC 01 के नोटिस के आने से पहले आप टैक्स प्लस इंटरेस्ट, हेलो, टैक्स प्लस इंटरेस्ट दोनों पेमेंट कर देंगे तो आपकी पेनल्टी 0 होगी, करेक्ट? DRC 01 के आने से 30 दिन के अंदर आप टैक्स प्लस इंटरेस्ट दोनों पेमेंट कर देंगे तो पेनल्टी 0। लेकिन अगर आपने ये 30 दिन का भी बेनिफिट नहीं उठाया, बियॉन्ड 30 डेज या DRC 07 के आने के 30 दिन के अंदर या उसके बियॉन्ड, आपको पेनल्टी तो 10% ऑफ टैक्स ड्यू और ₹10,000 whichever is higher देना पड़ेगा, करेक्ट है? हेलो, इसका मतलब 73 में बेनिफिट सिर्फ आपको यहीं पर मिलता था, बाकी नहीं मिलता। 74 में DRC 01A से भी पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया तो निल है, टैक्स प्लस इंटरेस्ट। लेकिन 1A के बाद और 1 से पहले अगर आपने पेमेंट किया, इसमें टाइम गैप तो कुछ भी हो सकता है, वो 7 दिन भी देते हैं, 15 दिन भी देते हैं, करेक्ट? तो 15% पेनल्टी देनी पड़ेगी, कोई ठीक बात है? और हमने 74 में एकदम साफ साफ कहा है कि DRC 01A मैंडेटरी है। 74 में भले वर्ड में लिखा हो, लेकिन मैंडेटरी, अगर ये मैंडेटरी ना हो तो आपको ये 15% का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, याद है? तो 15% का बेनिफिट लेने के लिए DRC 01A मैंडेट। अब DRC 01 से 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो 25%, बियॉन्ड 30 डेज और DRC 07 के 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो 50%, लेकिन DRC 07 के बाद यानी कि बियॉन्ड 30 डेज पेमेंट करते हैं तो 100%, करेक्ट है? अब मुझे बताइए क्या क्या चेंज हुआ होगा 74 में क्या चेंज हुआ होगा? ये मान लीजिए 74 है, 74 और ये ए पेनल्टी का केस, तो यहाँ ये 30 डेज की जगह क्या हो जाएगा? 60 डेज हो जाएगा। हेलो, क्या हो जाएगा? 60 डेज। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर क्या चेंज होगा फ्रॉड के केस में? यहाँ 60 डेज हो जाएगा, यहाँ भी 60 डेज हो जाएगा, यहाँ DRC 07 के बियॉन्ड 30 डेज ही रहेगा, ठीक बात है? नहीं, उसमें भी 60 डेज है। अच्छा, इसमें भी 60, ओके, चलिए। तब 74A नॉन फ्रॉड केस देखिए, DRC 01 के 60 डेज के अंदर अगर टैक्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पे कर दिया, तो मैंने सेक्शन लिखे हुए यहाँ पर, तो आप देख लेंगे, तो नो पेनल्टी निल है, उसके बियॉन्ड करेंगे तो 10% ऑफ टैक्स और ₹10,000 whichever is higher। फ्रॉड केस 1A और एनी टाइम, 1A से पहले निल है और नहीं तो 15%, 1 से 60 डेज के अंदर 25%, बियॉन्ड 60 डेज और DRC 07 के विद इन 60 डेज तो 50%, और बियॉन्ड 60 डेज है तो 100। हेलो, अब मुझे एक बात बताइए, फ्रॉड और नॉन फ्रॉड केस रिलेवेंट कब है? ओनली फॉर लेवाई ऑफ पेनल्टी। अब जब आप अपील में जाएंगे, इस केस को फाइट करेंगे और 74A को तो ड्रॉप नहीं करवाएंगे ना आप? हाँ, वो नहीं कर सकते। तो आप क्या चीज ड्रॉप करवाना चाहेंगे? क्या चीज? फ्रॉड वाला बोला दिस इज नॉट ए केस ऑफ फ्रॉड, willful misstatement और suppression of facts with intent to evade tax। जब ये ड्रॉप होगा तो आप नॉन फ्रॉड केस में आ जाएंगे, और जब नॉन फ्रॉड केस में आ जाएंगे तो पेनल्टी आपकी इतनी, अगर ये इससे पहले पे किया होगा तो निल, इसके विद इन पे किया होगा 60 डेज तो निल, इसके बियॉन्ड पे किया होगा और 100% पेनल्टी लग रहा होगा तो 10% लग, यस और नो? 50% लग रहा होगा तो 10% लगेगा, 25% लग रहा होगा तो भी 10%, और 15% लग रहा होगा तो भी 10%, मतलब हर केस में 5%, 10%, 15%, 40% और 90% का फायदा अगर आप नॉन फ्रॉड केस, करेक्ट? अब अफसर जब भी नोटिस निकालेगा तो उम्मीद यही करते हैं हम लोग इस 74A के आने के बाद कि वो एलिगेशन टू इवेड टैक्स लिखेगा, रीजनिंग लिखेगा। ये नहीं लिखेगा कि सर ऑडिट में अगर ऑडिट नहीं होता तो हमें पता ही नहीं लगता कि आपने ये टैक्स बचाने की, ये नहीं लिखेगा। ये तो प्री GST रिजीम के जो पैराग्राफ है वो लिख देता है। केस में एनुअल रिटर्न में अपने आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स दोनों शो किया
और ऑडिट से पहले शो कर दिया, फिर भी वो 70 फ्रॉड का केस लगाता है, तो गलत है ना। जीएसटी एरा में जो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आप देखिए, मुझे याद है एक न्यूज आया था, धनबाद का कोई इंस्पेक्टर पकड़ा गया, इंस्पेक्टर नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर, बोलते एवरीथिंग इज, जब उसे रिपोर्टर पूछ रहा था, बोलते एवरीथिंग इज इन पोर्टल, एवरीथिंग इज इन पोर्टल। जब वो बोल ही रहा है एवरीथिंग इज इन पोर्टल, तो फ्रॉड कहां से लगा रहा है? फ्रॉड का केस तो बियॉन्ड पोर्टल में जाके आपने कोई पकड़ा तब मानिए फ्रॉड। एवरीथिंग इज इन पोर्टल एंड फ्रॉड का केस लगा देते हैं आप। तो कम से कम अब ये जो प्री जीएसटी रिजीम के पैराग्राफ को वो चेंज करके पोस्ट जीएसटी रिजीम में जो ये जो ट्रांसफॉर्म हुआ है टैक्स का टैक्सेशन जो जीएसटी आने के कारण, उसमें एवरीथिंग इज इन पोर्टल, ये याद रखना। अगर आपको सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना था, आपने जनरेट नहीं किया और आपने ना जीएसटी 1 में डाला, ना 3B में डाला, ना एनुअल रिटर्न में डाला, और फिर ऑडिट में पकड़ लेते हैं, देन इट इज अ केस ऑफ फ्रॉड। लेकिन अगर पोर्टल में डाल देते हैं तो उसको फ्रॉड नहीं बोलना चाहिए। ठीक बात। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, फिर आपके उसी में क्वेश्चन भी आएंगे तो वो कर। तो इसमें हमने सब कुछ लिख दिया है, ये वो पढ़ते हैं। वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilized, we shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid, or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilized input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice, along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of this act or the rules made therein। 73, 74 और 74A में क्या फर्क नजर आ रहा है? इस लैंग्वेज में कोई फर्क नजर आ रहा है? नो सर। हाँ है। 73, 74 का नोटिस याद कीजिए, उसमें लैंग्वेज में क्या लिखा था? वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिस। हेलो, आप देखिए, विच हैज नॉट बीन पेड ऑन द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स, ये है कि नहीं? ये देखिए, विद इंटेंट टू इवेट टैक्स यहाँ नहीं लिखा हुआ है। हेलो, हाँ जी, यहाँ विद इंटेंट टू इवेट टैक्स नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि यहाँ टाइम लिमिट है ही नहीं। टाइम लिमिट यूनिफॉर्म है 42 मंथ। विथ इंटेंट टू, यहाँ क्या लिखा था? 43 में कहाँ लिखा है? ये रहा इवेट टैक्स। 74 में आऊंगा तो वहां लिखा मिलेगा, अदर विद टू इवेट टैक्स विलफुल मिसस्टेटमेंट। हेलो, अच्छा देखिए, यहाँ लिखा हुआ वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर। ओके ओके, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर, और रिक्वायरिंग हिम टू शो व्हाई ही शुड नॉट पे द, रिक्वायरिंग हिम टू शो व्हाई ही शुड, अच्छा पैराग्राफ सेम है, पैराग्राफ ठीक, व्हाई ही शुड नॉट पे द। ओके, सेम है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, अब इसमें वही है, वो फ्रॉड नॉन फ्रॉड हटा दिया। प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस शैल बी इशूड इफ द टैक्स व्हिच हैज नॉट बीन पेड और शो शॉर्ट पेड और अननेसेसरी रिफंडेड, or where ITC has been wrongly availed or utilized in a financial year less than 1000 rupees। तो ये एक वेलकम चेंज है। आप देखिए, मुझे अंडमान का एक केस याद आ रहा है, 800 रुपया का नोटिस इशू किया था उसने, 1 वर्सेस 3B, हमें अपील में जाना पड़ा। 800 रुपये का नोटिस, अपील में जाना पड़ा, और वो क्या चाहता था अफसर कि हम लोग उसके पास पहुंचे, उसको घूस का पैसा दें, तब जाके ये 800 रुपया ड्रॉप करेगा। क्लाइंट मानने को तैयार नहीं, बोला मैं उससे मिलने क्यों जाऊंगा, लेट द अपील बी फाइल्ड। 20,000 रुपए का पेनल्टी, whichever is higher। आप सोच के देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, नॉन फ्रॉड के केस में 10% ऑफ टैक्स और 10,000 whichever is lower होना चाहिए। 20,000 का पेनल्टी, खैर ये लेस देन 1000। अब अफसर अगर बदमाश है, बहुत कम होते हैं बदमाश अफसर, तो ढूंढेगा 1000 रुपए से ज्यादा कैसे करे? ठीक बात है। अब आप सोच के देखिए, शोकॉज नोटिस में वो 3 निकालता, 1 वर्सेस 3B, RCM का 2 केस, इसमें निकलता है 2000 रुपया, इसमें निकलता 800। 1 वर्सेस 3B आपने समझा दिया कि अगले साल पेमेंट कर दिया था, इसलिए इसको ड्रॉप करो, और ये ड्रॉप हो जाता है। तो क्या एंटायर शोकॉज नोटिस ड्रॉप हो जाएगा इस ग्राउंड पे? नहीं। Provided that no notice shall be issued if the tax which has not been paid or short paid or unnecessarily refunded, or where ITC has been wrongly availed or utilized in a financial year is less than 1000। अगर आप कहते हैं एंटायर नोटिस इशू ड्रॉप नहीं होगा, तो मैं 800 रुपए का तो RCM है ही, मैं 1 वर्सेस 3B भी एक जोड़ ही दूंगा। पोर्टल में मैंने देखा 100 ठीक है, लेकिन फिर भी जोड़ने में क्या है, जोड़ देता हूँ। 1 वर्सेस 3B 300, 1100, 20,000 रुपए की पेनल्टी। कहिए जितेंद्र जी। नहीं, मतलब ये सर खाली इश्यू करने के लिए थ्रेशोल्ड है। हाँ, 1000 खाली इश्यू करने के लिए। इश्यू कर, एक बार सपोज उसने 1100 CGST 1100 SGST मतलब 2200 रुपीज की शोकेस नोटिस इश्यू कर दी। अच्छा, 1000 रुपया सिर्फ CGST का है, याद रखिएगा। और हमने ये प्रूव किया कि 2000 तो ऑलरेडी हमने पे कर दिए थे, तो हाँ। 200 तो वो डिमांड कर ही सकता है। अच्छा, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा है कि टैक्स नहीं डिमांड करेंगे, इश्यू नहीं करते शोकोस। बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है? तो बिना ऐसे डिमांड कैसे करेंगे?
नहीं, अगर एक बात बताइए, मैं अगर वो 1 वर्सेस 3 भी ड्रॉप करवा देता हूँ, 800 रुपए का तो नोटिस इशू ही नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, नोटिस तो ऑलरेडी इश्यू कर दिया है उन्होंने नहीं तो 1111 मैं कह रहा हूँ वो नोटिस वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि आपने गलत नोटिस इशू किया विदाउट एग्जामिनिंग द वैलिडिटिंग द फैक्ट्स। तो वो ग्राउंड पे आपको लड़ना पड़ेगा फिर वो किसमें तो। मतलब ये आप सोच के देखिए, ये इसको किस तरह से मिसयूज किया जा सकता है अफसर का। क्योंकि सर इसमें तो क्या होता है, हमारे तो 2-2 रुपए की भी नोटिस आई, क्या 2 बात रुपए कर की। रहे हैं? हाँ, वो ऑटो जनरेट होती है ना सॉफ्टवेयर से, तो वो लोग हाँ भेज हाँ, देते हैं। करेक्ट करेक्ट, ऑटो जनरेटेड, यस यस यस। हमारे एआई जो हमसे भी ज्यादा तेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर भेजते तो ये डिपार्टमेंट वाले बैठ करके है ना, उसको देख करके। वो हाँ, कहाँ तो देखते हैं सर। अब उसको देख के भी समझ में आ जाएगा कि भैया नहीं भेजना चाहिए। नहीं भेजना। ये 1000 कम हमला के एक सिंगल आइटम में है, एक नोटिस में 3-4 आइटम हो सकता है। हाँ, तो 3-4 आइटम को जोड़ के ही कम से कम 1000 होना चाहिए। टोटल 1000 का टोटल नोटिस का एसेंट का मतलब है। हाँ 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 हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ड्रॉप करवा दिया, उसके बाद वो तो नोटिस इश्यू नहीं होना चाहिए। वो जो 800 रुपया बचा वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाना चाहिए। अच्छा, एक केस और बताइए, मेरे पास दिमाग में एक केस और, इसमें तो मैं मान लूंगा आपकी बात जो आप कह रहे हैं। मान लीजिए 2 है, 1 वर्सेस 3B और आरसीएम का केस है। 1 वर्सेस 3B 2000 रुपया निकाला, ये 800 रुपया निकाला, मैंने 60 डेज के अंदर ये जमा कर पेड। अब ये ड्रॉप होगा? नहीं, ये नहीं, 800 मैं करना मान पड़ेगा। लिया, मैं इसकी बात तो मतलब इसमें नो डाउट नहीं ड्रॉप। लेकिन अगर ये 1 वर्सेस 3B में प्रूव कर देता हूँ कि ये ऑलरेडी पेड है, आपके नोटिस इशू करने से पहले ही पेड था, तो ड्रॉप होना चाहिए, तो ड्रॉप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली ड्रॉप होना नहीं चाहिए। होगा सर, सर क्योंकि नोटिस 2800 रुपये की है इसलिए। होना चाहिए अगर आप सर। नोटिस होना इश्यू चाहिए, करने से जब नोटिस पहले हुआ अगर तो आपको डिमांड नहीं आया, कैसे कैसे होगा, वो कौन सा है? कौन सा? रेक्टिफिकेशन नोटिस का पहले पेमेंट होने से होगा नहीं, वो ड्रॉप होना चाहिए। वो ड्रॉप होना चाहिए। जितेंद्र जी, ड्रॉप होगा। सर आप एग्जैक्ट वर्ड पढ़िए क्या लिखा provided that है। no notice shall be issued if the tax which has It not tax been paid or short short paid paid erroneously erroneously paid, refund. or where ITC has been wrongly availed or utilized in a financial year is less than 1000। सुनिए सर, मतलब ये यहाँ क्या है, नोटिस इश्यू यहाँ करने के लिए एक मिनट कंडीशन है, जितेंद्र जी, एडजुडिकेशन नहीं की कंडीशन नहीं है। जितेंद्र जी एक मैं मिनट। क्या बोल रहा हूँ, हाँ मैं रविनाथ क्या जी, बोल रहा हूँ, सुनिए, हाँ। हेलो सुनिए, यहाँ लिखा है इफ टैक्स व्हिच हैज नॉट बीन पेड, वो इंटरप्रिटेशन कर रहा है नॉट पेड। मैं तो पेड कर चुका हूँ, नोटिस आने से तो पहले पे कर चुके हाँ हैं। पेड कर चुका हूँ, तो 800 रुपया का आ गया, तो कैसे ड्रॉप नहीं होगा? वो तो नोटिस इशू होना नहीं चाहिए था। ओके, ठीक है। Well, that no notice should be. और किसी का और कोई ओपिनियन? यस अरविंद जी। हाँ, यस, रेक्टिफिकेशन अप्लाई करके ये ड्रॉप होना है इस केस में। ऑर्डर को रेक्टिफाई कर दीजिए, ड्रॉप ऑटोमेटिकली। ओके, राजेश जी आप क्या कहते हैं? और कोई कहना चाहेगा अपना ओपिनियन? गोपाल जी? सर ड्रॉप माने नोटिस ड्रॉप हो जाएगा। होना चाहिए। यस। अनिमेश क्या कह रहे हो? चलिए फिर जितेंद्र जी हाँ सर, क्या ओपिनियन है आप? सर मेरा ओपिनियन ये है कि ये प्रोविजन लाने का रीजन ये था कि ये आईआईटी डेटा का सॉफ्टवेयर है ना, वो 1 रुपए का भी डिफरेंस हो ना तो भी सीधा नोटिस निकाल देता है। उसके बाद अफसरों को वेरीफाई करने के बाद नोटिस इश्यू करना होता है, पर अफसरों के पास इतना टाइम भी नहीं है और इतनी स्किल भी नहीं है। वो लोग सीधा सीधा क्या करता है, आईआईटी डेटा से जो आया वो सीधा बिना देखे ही कर देते हैं इश्यू। हाँ तो इसमें 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये की भी नोटिस आ जाती हाँ हाँ, है। इसलिए ये लोग ये प्रोविजन लाए हैं कि यार 1000 से कम हो तो नोटिस ही नहीं इश्यू करना। नहीं मैं कह रहा हूँ अफसर मैनुअल आईटी डेटा छोड़ दीजिए, मैनुअल नोटिस इशू करता है 1 वर्सेस 3 और आरसीएम का, ऐसे केस में उसको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और जबकि 1 वर्सेस 3B का टैक्स का कोई डिफरेंस नहीं है, पहले ही पेमेंट हो चुका है। हाँ मतलब अगर पहले ही पेमेंट हो चुका है तो वो केस में तो फिर मुझे लगता है कि ड्रॉप करना चाहिए, पर प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑफिसर ड्रॉप करेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, बस क्योंकि हाँ, हम क्या करेंगे कि interpretation 1000 ठीक से है। नीचे है तो अगर अपील में जाने से बेटर है कि 500-700 रुपए जो भी पे करना है वो पे करके खत्म कर, वो ऐसा ही अलग बात है, सोचेंगे। लेकिन हम लोग लेट अस गो फॉर करेक्ट इंटरप्रिटेशन कि ड्रॉप होना। चलिए ठीक है। सर हाँ सर मेरा सबमिशन ये है कि उनको 2000 जो भी आपने पे किया उसका प्रूफ दीजिए, देने हैं उनसे डिमांड की लेस देन 1000, तो प्लीज ड्रॉप द प्रोसीडिंग, ऐसा भी उनको इंटीमेट करना है बस। ओके, इसके बाद वो ड्रॉप करेंगे, बिकॉज अगेन दे विल हैव द आंसर ना, तो देना पड़ेगा क्यों 800 से कम है तो भी क्यों दिया हम, ऐसा देना ऑब्वियसली अब पड़ेगा। जब आप शोकॉज नोटिस का रिप्लाई करेंगे विद इन 60 डेज, तो आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा कि दिस टैक्स हैज बीन पेड बिफोर इशुएंस ऑफ शोकॉज नोटिस एंड फॉर द अमाउंट ऑफ दिस द अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट इज लेस देन 1000, देयरफॉर ड्रॉप द प्रोसीडिंग। ये तो बोलना पड़ेगा। यस यस, ठीक है। सेकंड, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इश्यू द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 विद इन 42 months फ्रॉम द ड्यू डेट for furnishing of annual return for the financial year to which tax not paid
or short paid or ITC wrongly availed or utilized relates to or within 42 months from the date of erroneous refund. Third, where a notice has been issued for any period under subsection 1, the proper officer may serve a statement containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or ITC wrongly availed or utilized for such periods other than those covered under subsection 1 on the person chargeable with tax. जो मैंने HSM classification का example बताया. Fourth, the service of such statement shall be deemed to be the service of notice on such person under subsection 1, subject to the condition that the grounds relied upon, जैसे HSM classification वाला, upon for such tax period other than those covered under subsection 1 are the same as are mentioned in the earlier notice. Fifth, अब penalty में आते हैं. The penalty in case where any tax which has not been paid or short paid or honestly refunded or ITC has been wrongly availed or utilized for any reason other than the reason of fraud or any willful misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to other than 10% of tax due from such person or 10,000 whichever is higher. For reason of fraud, willful misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to the tax due from such person, यानी कि 100% of the tax. 6. The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order. The proper officer shall issue the order under subsection 6 within 12 months from the date of issuance of notice specified in subsection 2, provided that where the proper officer is not able to issue the order within the specified period, the commissioner or an officer authorized by the commissioner senior to the rank of the proper officer but not below the rank of joint commissioner of central tax may, having regard to the reasons for delay in issuance of the order under subsection 6 to be recorded in writing before the expiry of the specified period, extend the said period further by a maximum of 6 months. यानी कि 6 महीने एक साथ एक्सटेंड नहीं करेगा, कभी 1 महीने, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, ऐसे करके वो मैक्सिमम 6 महीने. अब ये कमिश्नर जो एक्सटेंड कर रहा है वो बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड करेगा या इंटरनल कुछ इन लोग का होगा उसके थ्रू एक्सटेंड करेगा. तो ना नोटिफिकेशन लिखा हुआ ना प्रिस्क्राइब बाय रूल्स लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है जो भी इंटरनल होगा उसके अकॉर्डिंग होगा. ठीक बात है. अब जब एक्सटेंड करेगा तो मुझे एक बात बताइए, आप ऑर्डर आपका पास हुआ 13 मंथ, 12 मंथ्स में पास नहीं हुआ, 13 मंथ में हुआ पास, क्या करेंगे आप? अरे बताइए. मतलब उनका इंटरनल ऑर्डर मांगना पड़ेगा ना हमें. आपको क्या पता इंटरनल ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? नहीं, पर उसके अलावा तो फिर टाइम बार हो गया. फिर तो हम लोग को मांगना पड़ेगा ना आरटीआई से, या कैसे? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मांगना पड़ेगा. टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग लिखा हुआ है, तो भैया क्या रिकॉर्ड किए थे राइटिंग में कि आपको एक्सटेंड करना पड़ा? अफसर जो प्रॉपर ऑफिसर है, जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर जो मान लीजिए असिस्टेंट कमिश्नर आपको ऑर्डर पास कर देता, सुपरिटेंडेंट ऑर्डर पास करता 13वें महीने में और कहता है कि हमारा तो इंटरनल होगा, दिखला दो. फिर दिक्कत नहीं है, वो इंटरनल कॉन्फिडेंस बताते हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो आपको मांगना पड़ेगा ना. तो ऐसा मना कर देते हैं ना, तो इंटरनल कम्युनिकेशन फिर आरटीआई से मांगेंगे. आरटीआई में होता ऐसा है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन, खुद का इंफॉर्मेशन आरटीआई में नहीं फॉलो करता है. मतलब ये कहानी ये है कि 18 महीने 12 महीने के बाद पास होता है, तो कैसे इसको चैलेंज किया है? क्योंकि अगर ये लॉ, जो लॉ हम लोग को फॉलो करना, वही लॉ तो अफसर को भी फॉलो करना है. कि अफसर के लिए अलग कानून चलेगा, हमारे लिए टैक्स पेयर के लिए अलग कानून चलेगा. या तो फिर सर इसमें अपील में जाने कोर्ट को तो देंगे ये कि इस डेट को ये रीजन असिस्टेंट कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ने बताया जॉइंट कमिश्नर को, जॉइंट कमिश्नर ये रीजंस रिकॉर्ड किया, काम का प्रेशर ज्यादा था, सर 185 BNSS में मांगेंगे. ये क्या है? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन है ना. अच्छा, वो हमारे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करके दिया ना, हमारे अगेंस्ट में केस गया है, हम जान सकते हैं रीजन क्या है, क्या रिकॉर्ड किए है उसे टाइम लिमिट के बाद. 185 सबसेक्शन 5 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और CRPC 165(5). अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, फ्रॉड का केस है तो पेनल्टी तो आपका 100% लगा रहा है और 13 महीने में वो ऑर्डर पास कर रहा है. या फ्रॉड हो या नॉन फ्रॉड हो, नॉट फ्रॉड हो, 12 महीने के अंदर ऑर्डर पास करना, वो 13वें महीने में पास कर रहा है, तो आपके ऊपर तो प्रेशर और ज्यादा है कि ये रीजन निकलवाएं आप. चलिए, अच्छा ये 60 डेज के अंदर रिप्लाई करना, ये कहाँ लिखा हुआ? सर ऐसा लिखा नहीं है कहीं पे. अरे क्या बात, 60 डेज पेमेंट करने को पेमेंट करने को दिया है, दैट मींस के 60 डेज. ठीक. हाँ, 8. The person chargeable with tax where any tax has not been paid, short paid, erroneously refunded, or where ITC has been wrongly availed or utilized for any reason other than the reason of fraud or any willful misstatement or suppression to evade tax may, before service of notice under subsection 1,
pay the amount of tax along with interest payable under section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer, and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer on receipt of such information shall not serve any notice under subsection 1 or statement as the case may be in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this act or the rules made thereunder. फिर pay the said tax along with interest payable under section 50 within 60 days of issue of show cause notice, and on doing so no penalty shall be payable and all proceeding in respect of the said notice shall be deemed to be concluded. तो हमने क्या कहा कि within 60 days अगर नोटिस से पहले अगर आप पे कर देते हैं या विदिन 60 डेज पे कर देते हैं तो आपको पेनल्टी 0 हो जाएगी, यानी कि 8 का 1 8 का 2। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हमने जो बनाया था 8 का 1 यानी कि शो कॉज नोटिस आने से पहले पे कर देते हैं तो 1 के कारण आपका पेनल्टी 0 हो जाएगा। 1 के 60 डेज के अंदर पेमेंट करते हैं तो क्लॉज 2 के कारण आपका पेनल्टी 0। अब द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स वेयर एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड, द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स वेयर एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड और erroneously refunded by reason of fraud or any willful misstatement or suppression of facts to evade tax may, before service of notice under subsection 1, pay the amount of tax along with the interest payable under section 50 and a penalty equivalent to 15% of such tax on the basis of his own assessment वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक बार इसमें आ जाता हूँ और ये 74A9(1) यानी कि शो कॉज नोटिस आने से पहले कितना 15%। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि शो कॉज नोटिस आने वाला है? हेलो, आपको कैसे पता लगेगा फ्रॉड का केस का शो कॉज नोटिस आने वाला है? DRC 01A देगा सर। तो नमस्कार। DRC 01A इसीलिए मैंडेटरी है, भले में लिखा हुआ इसीलिए। करेक्ट। और वो ये कह रहे कि SMT 10 दिया था, 1A की क्या जरूरत है तब? SMT 10 शो कॉज नोटिस नहीं। SMT 10 तो इंटीमेशन है भी नहीं, और SMT 10 के बाद आप 74 का फ्रॉड कैसे करेंगे, ये मुझे कैसे पता लगेगा? 1A ही आना चाहिए। फिर pay the said tax 25% within 60 days of the issuance of notice, तो ये क्लॉज 2 में within 60 days 25% आए। फिर थर्ड pay the tax along with 50 within 60 days of the communication of the order, तो यहाँ DRC 0 से 60 डेज यानी कि 60 डेज का एक्सपायर और विदिन 60 डेज ऑफ द ऑर्डर तो 50%, बियॉन्ड 60 डेज ऑफ द ऑर्डर है वो 100%। और ये 100% कहाँ लिखा था? ऊपर ही लिख दिया था इन्होंने। मैं यहाँ पर एक बार सेक्शन देखता हूँ 74A52 फॉर रीजन ऑफ फ्रॉड 100% ऑफ टैक्स। तो अगर आप देखेंगे तो बताइए, एक मिनट राजेश जी, कंसेशन अगर मिल रहा है तो क्लॉज 9 में मिल रहा है, टैक्स जो लगाया जा रहा है वो क्लॉज 5, कंसेशन यहाँ 8 में है और 9। यस राजेश जी बोलिए। राजेश जी मैं कह रहा हूँ पहले क्या था कि DRC 01 के 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट करते हैं तो 25% था। जब उन्होंने 60 डेज बढ़ा दिया तो 60 डेज के अंदर 25% होना चाहिए। 60 डेज के अंदर ही 25% है। आप ये देखिए, पहले ये था, आप लग रहा है शुरुआत वाले अटेंड नहीं करते। नहीं ना, असल में बड़ा इस समय का टाइम गड़बड़ होता है। ओके ठीक है। Where the 10 clause 10 where the proper officer is of the opinion that the amount paid under 1 8 में कंसेशन है, 9 में कंसेशन है, लेकिन जो पूरा एंटायर टैक्स प्लस इंटरेस्ट देना चाहिए अगर उससे कम दिया है तब तो वो नोटिस इशू करेगा। shall fall short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in subsequent in respect of such amount which falls short of the actual amount payable। इसमें एक दो इश्यूज हैं, जरा समझिए कि आपको शोकॉज नोटिस आया 1 वर्सेस 3B का और RCM, यहाँ 10,000 की लाइबिलिटी बना रहा है, यहाँ 15,000 की लाइबिलिटी बना रहा है। आपने कौन क्या कह रहा है? हाँ, आप ये कहते हैं कि मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ, ये आप पेमेंट कर पेड, क्या शोकॉज नोटिस ड्रॉप होगा? नहीं होगा, तो सिर्फ RCM पे चलेगा। अब जो पेनल्टी अमाउंट लगने वाला है ये 60 डेज के अंदर आपने पेमेंट कर दी। नॉन फ्रॉड का केस, नॉन फ्रॉड, तो अब जो पेनल्टी लगने वाला वो तो 15,000 के बेसिस पे लगेगा। ठीक बात है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए सर, पोर्टल पे अभी ये व्यवस्था नहीं है, अब ये करने जा रहे हैं। अगर आपने पूरी नोटिस दे दी है और आप पार्शियली उसे एक्सेप्ट कर रहे हो और पार्शियली डिस्प्यूटेड है तो पार्ट ABC DRC 01 जो हम पे करेंगे उसके अगेंस्ट DRC 06 से वो तो आ रहा है।
ठीक ठीक, अब आइए, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज आई 2, मतलब 8 को भूल जाइए और 5 को भी भूल जाइए, 9 को नहीं भूलने के लिए कह रहा है। शैल बी पेबल वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, यानी कि 1 वर्सेस 3B, और एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स हैज नॉट बीन पेड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। क्या कह रहा है, बोला कंसेशन भूल जाइए, आपको 5(1) में जो 10% ऑफ टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर देना पड़ेगा अगर आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है या 1 वर्सेस 3B है वो 30 दिन से भी डिले करेंगे तो क्या मतलब हुआ, बताएंगे आप? अगर 30 दिन के अंदर 73 में अगर आप जमा कर देते थे पैसा तो पेनल्टी नहीं लगती थी। अब देखिए मैं बताता हूँ राजेश जी, 1 में 100 शो किया, 3B में 80 शो किया है, 20 रुपए का डिफरेंस है। आपको ये 20 रुपए कब तक पेमेंट करना है? महीने के अंदर 30 days। 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना, नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगा के रहेगा 300%। 10% ऑफ टैक्स। सर ये जो 11 हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हाँ, एक जगह जो था उसमें ये लिखा कि पेनल्टी अगर आपने कम दिया है 1 वर्सेस 3B में और आपने टाइम के अंदर उसे रेक्टिफाई भी नहीं किया है और आपने DRC 03 से उस डिफरेंस का अमाउंट पे भी नहीं किया है तो हाँ। भले उस पे पेनल्टी लगेगी ही लगेगी 10%। अच्छा मुझे एक बार पूरा बता दीजिए, कई सारे सिचुएशंस आ रहे हैं, एक एक करके मैं बताता हूँ। 1 वर्सेस 3B, ये पूरा केस 1 वर्सेस 3B का है, यस और नो? ये जो सेल्फ असेस्ड टैक्स है ये 1 वर्सेस 3B है या नहीं है? 3B का है। 1 वर्सेस 3B यस है। यस। ये किसका? और एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स हैज नॉट बीन पेड, ये किस चीज का है? एनी कलेक्टेड एज टैक्स हैज नॉट बीन पेड, ये किस चीज का है? एडवांस का जो अमाउंट। नहीं, ये केस के बारे में ऑडिट में ही पता लगेगा, ये स्क्रूटिनी में नहीं पता लगेगा सर। वॉइस इनवॉइस में बहुत सारे चीज होते हैं, वो फ्रेट को देते हैं, ये देते हैं, वो सारी चीज इसमें आ जाता है। आपने इनवॉइस में गुड्स का वैल्यू लिख दिया 100 रुपए और बाकी अदर चार्जेस लिखा 20 रुपए 100 रुपए और आपने 120 रुपए पे कलेक्ट किया है 5% के हिसाब से, लेकिन आपने जब GST 1 भरा तो 100 रुपया भरा, 20 रुपया भरा ही नहीं। तो ये केस अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स हैज नॉट बीन पेड, ये ऑडिट के समय ही पता लगेगा, इन्वेस्टिगेशन के समय ही पता लगेगा। अब कहानी क्या क्या हो सकता है, मुझे एक बात बताइए, 1 वर्सेस 3B में डिफरेंस है, ये 100 है, ये 80 है, 20 रुपए आपको पे करना था, तो आपके लिए तो अब ऑटोमेटिकली एक नोटिस भी आता है कि आप पे कर दिया नहीं कर दिया, वो एक्सप्लेन कीजिए, नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे तो वो डिफरेंस आपको पे करवाता है। प्लस आपको 100 पे किया, लेकिन आपने ये जो अप्रैल महीने का 3B है, अप्रैल महीने का 3B 20 मई को फाइल करना था, 20 मई को फाइल नहीं किया, आप फाइल कर रहे हैं 20 जून को या 22 जून को, तो 3B जो आप लेट फाइल कर रहे हैं उसमें भी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ड्यू डेट के बियॉन्ड कर रहे हैं। ड्यू डेट के बियॉन्ड कर रहा है, तो यानी कि इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, प्लस ये पेनल्टी भी अट्रैक्ट हो, और ये पेनल्टी लगाने के लिए अगेन वो आपको 74A का नोटिस देगा। ये तो 73 74 में भी है, ये है ये क्लॉज, तो ये आपको इस क्लॉज में एक नोटिस दे देगा। फ्रॉड या नॉन फ्रॉड? नॉन फ्रॉड। नॉन फ्रॉड, वो लिख भी रहा है 5(1) में ही पेनल्टी लगेगी। 5(2) वाला 100% है। 5(1) नॉन फ्रॉड है, 5(2) फ्रॉड है। 10% और 10,000 विच एवर इज हायर। सर ये तो ऐसा हो गया 30 दिन के अंदर अपने को ही वो फाइंड आउट करना है और उसको पेमेंट करना है, कर रहा है क्या? 3B तो आपको लेट नहीं फाइल। The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to financial year 24-25 onward. Explanation 1. All proceeding in the respect of said notice shall not include proceeding under section 132, यानी कि अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा का इंटेंट टू इवेड टैक्स है तो आपके ऊपर प्रोसीडिंग 132 यानी कि प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग शुरू भी कर सकता है, यानी कि जेल जाने की तैयारी। वेयर द नोटिस अंडर द सेम प्रोसीडिंग इशू टू द मेन पर्सन, यानी कि कंपनी को इशू कर दिया और कंपनी के केस में कंक्लूड हो गया, तो ये मान लिया जाएगा सारे डायरेक्टर्स का केस भी कंक्लूड हो गया है। करेक्ट है? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्रेशन शैल मीन नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन विच इज टैक्सेबल पर्सन रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इन द रिटर्न। तो मैंने एक बात बताइए, 1 में डिक्लेयर नहीं किया, 3B में डिक्लेयर नहीं कर पाया, लेकिन मैंने एनुअल रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया, यहां नहीं कर पाया, यहां नहीं कर पाया, यहां कर दिया, तो अब वो क्या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स लगा सकता है? नॉन डिक्लेरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच टैक्सेबल पर्सन रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इन द रिटर्न। आई वाज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर बट कुड नॉट डिक्लेयर, और 9 में डिक्लेयर कर दिया, तो क्या फ्रॉड का केस लगा सकता है? नहीं लगा सकता। नहीं सर, नहीं लगा सकता, क्योंकि इसके साथ एक और क्लॉज है विद इंटेंट टू इवेड टैक्स। फ्रॉड में इंटेंट टू इवेड इनबिल्ट है,
लेकिन विलफुल में स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स में इंटेंट टू इवेट भी प्रूव करना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट के ऊपर लाइबिलिटी। सर ये लिखा है ना, इस सेक्शन लिखा है लाइन में, रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इन द रिटर्न। 9 इज ए रिटर्न, तो हम इसमें नहीं किया, 9 में कर दिया। 1 is a statement, 3B is a return, and 9 इज ए रिटर्न। करेक्ट, ठीक सर है। 9 की ड्यू डेट से पहले आ गया नोटिस, तो 9 जी? की ड्यू डेट से पहले अगर नोटिस आ गया हाँ, 9 से पहले अगर ड्यू डेट से पहले उससे नोटिस आ गया, तब तो आपको कोई और एविडेंसेस शो करना पड़ेगा। देयर वाज नो इंटेंट टू इवेट टैक्स। यस, वहीं पे। हाँ, स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है। ओहो, सिर्फ रिटर्न नहीं लिखा, स्टेटमेंट यानी कि 1 भी जरूरी है। रिपोर्ट और एनी अदर डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट में मैं ऑडिट रिपोर्ट में डिक्लेयर कर दिया तो प्रेजेंट नहीं होगा। और एनी अदर डॉक्यूमेंट फर्निश्ड अंडर दिस एक्ट। अच्छा, तो वो फर्निश भी होना चाहिए, यानी कि आपने इनकम टैक्स रिपोर्ट में डिक्लेयर किया लेकिन फर्निश नहीं किया, तब दिक्कत है, तब सप्रेशन माना जा सकता है। लेकिन इंटेंट टू इवेट नहीं माना जा सकता। सप्रेशन तो है, लेकिन सप्रेशन विथ इंटेंट टू इवेट टैक्स और द रूल्स मेड देयर अंडर और फेलियर टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर। इसीलिए हम लोग कहते हैं फुल्ली कोऑपरेट इन राइटिंग बाय द प्रॉपर ऑफिसर। बोल के नहीं। सर ये जो बोले फुल्ली कोऑपरेटेड, फुल्ली कॉपरेट तो जो प्रोविजन के अंडर होगा वही होगा ना। प्रोविजन के बाहर फुल्ली कॉपरेट कैसे हो सकता है? नहीं, फुल्ली मतलब क्या? फुल्ली कॉपरेट का मतलब घूस घास थोड़ी दे के आएंगे। नहीं, मैं घूस नहीं बोल रहा हूँ। फुल्ली कॉपरेट मतलब 35 में जो है वही देंगे। यस। वो बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, देंगे क्या? एज पर लॉ, एज पर। चलिए सर बक्सेटी बोल रहा हूँ। हाँ, बक्सेटी 9 बोले ना, उसमें 9C भी आ जाएगा। हाँ, 9C रिटर्न नहीं, और वो स्टेटमेंट बोला है, 9C भी। ठीक है। सर ये 5 करोड़, सर ये 5 करोड़ वाले केस में आईटीसी इंक्लूड है? आईटीसी इंटरेस्ट और पेनल्टी मिला के 5 करोड़ है ना? आईटीसी जो टैक्स अमाउंट, पेनल्टी कुछ नहीं, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं। क्या पूछना चाह रहा है वो? पूछ रहा है सर, जो 5 करोड़ का जो लिमिट है। रवि नारायण जी, पवन जी को बोलना दीजिए। सर 5 करोड़ का जो 132 की प्रोसीडिंग है, वो 5 करोड़ की लिमिट में केवल टैक्स इंक्लूड है ना आईटीसी का, या नोटिस का अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा होगा? नहीं, सिर्फ टैक्स। करें कंक्लूड। कैसा रहा सेशन, बताएंगे? वेरी गुड, इंफॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव आल्सो, एकदम डिटेल एनालिसिस किया सर। ऐसा है ना, यूट्यूब में कहीं आपने इतना देखा? मुझे यही होता है सर, लिटिगेशन हैंडल करने के लिए यही होता है, ये एनालिसिस होना चाहिए। सर जितेंद्र, ये जो 30 डेज वाला प्रोविजन की बात हुई है ना, 30 डेज वाला प्रोविजन लास्ट में, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड विद इन 30 डेज, 11 नंबर पे है, क्लॉज 11। हाँ, ये प्रोविजन तो 73-74 में भी था। हाँ, पहले भी था, इसका जजमेंट भी उस है। टाइम पे मुझे याद है कुछ रिप्रेजेंटेशन हुआ था, हाँ, तो गवर्नमेंट एक सर्कुलर या इंस्ट्रक्शन लेके आई थी करेक्ट। कि सपोज मैंने 30 डेज नहीं, मतलब मैंने 90 डेज में पेमेंट, हाँ, और उसके बाद डिपार्टमेंट को पता चला, तो क्या डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है? हाँ, बोल मुझे ये कुछ याद आ रहा है। 125 की पेनल्टी इनिशिएट करेगा, ये वाली पेनल्टी इनिशिएट नहीं करेगा। तो उसमें ऐसा लिखा है तो मुझे issue करना पड़ेगा पहले, हाँ, और तब तक अगर नहीं पे किया है तो ही पेनल्टी लगेगी। ऐसा कुछ सर्कुलर या कुछ इंस्ट्रक्शन है? यस सर, ये सब सर्कुलर है मेरे पास वो, लेकिन केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, सब ग्रुप में हम लोग पढ़े थे सर, उसमें फिर एडवर्स हो गया था सर जजमेंट। एडवर्स हो गया था, करेक्ट। सर्कुलर में बोलता है व्हेन इवोक, मतलब इवोक होने से पहले पेमेंट है तो नहीं होना चाहिए, सर्कुलर बोल रहा है 7310 सर। चलिए, जजमेंट केरला हाई कोर्ट का सर वो अगेंस्ट। ठीक है फिर, है ना? सर एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। हाँ, बोलिए। तो सर ये एंटी विजन वाले, जैसे फोन आया था किसी के, तो डायरेक्ट वो एंटी विजन वाले बोल रहे हैं कि आप केस सेटल करो, नहीं तो हम एससीएन भेजेंगे। तो एससीएन वो थोड़ी भेज सकते हैं एंटी विजन वाले, वो तो सीधा एडजुडिकेट अथॉरिटी को रिपोर्ट भेजेंगे ना। नहीं, एससीएन ही भेजेंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। हाँ, मतलब पार्टी को वो थोड़ी भेज सकते हैं एंटी विजन वाले। तो शोकॉज नोटिस निकालेंगे, आपको भेजेंगे, लेकिन एडजुडिकेशन वो जुडिक्शन ऑफिसर ही करेगा। आप ही को तो जुडिक्शन ऑफिसर सर स्टेट में क्या होता है? चलिए फिर मंडे मिलते हैं। सर स्टेट में क्या होता है, वो जुरिस्डिक्शन को नहीं भेजते, वो खुद ही एडजुडिकेशन में बैठ जाते स्टेट में। हाँ, तो गड़बड़ है फिर। तो हम ही एडजुडिकेशन है। INS2 का फंड दे सकते हैं क्या? INS2 सुपरनल इशू कर सकते हैं क्या? INS2 तो बाद में होता है ना, 1 के बाद। क्यों नहीं करेगा? 1 के बाद एक पार्टी का रेड हुआ था, उसका INS2 दिया था।